जय हिंद साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है बिट्टू कुमार। तो आज का जो क्लास रहेगा वो बहुत ही शानदार रहेगा और आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो रहेगा बातचीत। ये क्लास 12th की सबसे पहली अध्याय है, सबसे पहला पार्ट है जिसका नाम है बातचीत। जैसे कि आपको दिख रहा है, देखिए जैसे कि आपको दिख रहा है, सबसे पहली क्लास है और सबसे अनोखी क्लास है। यहीं से आप लोग हिंदी का शुरुआत करेंगे और क्लास 12th में अच्छा से अच्छा स्कोरिंग करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए आज में जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं जैसे कि सब्जेक्टिव, वो सबसे जो खास जो प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं, जैसे में 2017 में कौन सा पूछा गया था, 2018 में, 2019 में, 20 में, 21 में, सारे प्रश्नों को एक जगह कर के और सारे प्रश्नों को खोज के अलग अलग किताब से खोज के हम एक जगह लाए हैं और वो आपको दे रहे हैं ताकि आप लोग इसको याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना हो। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जो क्लास है उसका आज जो रहेगा वो VVI है। VVI का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट होता है बाबू। और यहाँ पे जो रहेगा ऑल सब्जेक्टिव रहेगा। यहाँ पे ऐसा सब्जेक्टिव रहेगा जिससे आपको एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने की बात नहीं है, ठीक है। तो आपका एक भी प्रश्न अगर छूट जाए तब हमको बोलिएगा। अगर बातचीत से जितना भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न को हम यहाँ पे लाए हैं और बिल्कुल आपके लिए लाए हैं। अगर आपको इसको लिखना है तो आप वीडियो पॉज करके इसको लिख भी सकते हैं और अगर इसका आपको नोट्स चाहिए तो हम उसको नोट्स PDF भी डाल सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा कि हमको PDF का नोट्स चाहिए, हिंदी का नोट्स चाहिए, हम आपको हिंदी का नोट्स दे देंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक भी सवाल छूटेगा नहीं। और यह कक्षा 12th मतलब क्लास 12th की सबसे पहली चैप्टर है जिसका नाम है बातचीत। तो हम लोग बिना समय गवाए, बिना टाइम ख़त्म किए हम लोग निकलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और एकदम अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान भाषा में और एकदम देहाती भाषा में समझाएंगे ताकि आपको हर एक प्रश्न समझ में आ जाएगा। आपको जैसे समझना बने जैसे समझिए और आपको एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं अपना प्रश्न की ओर। देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने एकदम प्रश्न दिख रहे हैं। कितना शानदार प्रश्न है। हम आपको एकदम हर एक प्रश्न समझाएंगे, हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे, हर एक प्रश्न आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हिंदी इतना हल्का सब्जेक्ट है जितना आप समझते उतना है नहीं। हालांकि हिंदी में अगर अच्छा से टीचर कॉपी चेक करें तो मैक्सिमम बच्चों का हिंदी में बहुत ज़्यादा कट ऑफ होगा, लेकिन हिंदी पर उतना ध्यान दिया नहीं जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को ही सब महत्वपूर्ण मानते हैं। आप हिंदी में अच्छा स्कोरिंग करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे चैनल से बने रहे। ये आपका चैनल एकदम छोटा सा चैनल है, अभी कुछ दिन पहले ये स्टार्ट हुआ है और आपका प्यार सपोर्ट इस पर अगर बन गया तो समझिए कि हम लोग भी एक अच्छा शिक्षक बन सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग इसको सपोर्ट कीजिए और एक बार पढ़ कर जरूर प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से पढ़ाई होता है। तो देखिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा था। देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है किसने कहा है कि असली बातचीत। क्या प्रश्न है बच्चा? नहीं, यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, प्रश्न स्टार्ट होगा यहाँ से। आपका प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है, एकदम बिल्कुल एक से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कहता है कि जो हमारे इस चैप्टर है बातचीत के लेखक कौन है? तो बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। कौन है बच्चों? तो बालकृष्ण भट्ट है। मेरे पीछे आप लोग भी बोलते चलिएगा तो एक बार में याद करने की गारंटी हम आपको देते हैं। हर एक जब हम बोलते हैं, जब आप पीछे बोलते जाइए। एक बार में अगर नया याद होवे तो हमको बोलिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि बालकृष्ण भट्ट क्या है? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? बालकृष्ण भट्ट किस पत्रिका का संपादन किया बच्चों? तो वो हो जाएगा हिंदी प्रदीप। यहाँ पे प्रदीप लिखा हुआ है। हालांकि ऑब्जेक्टिव पूछता है तो हिंदी प्रदीप लिख दे या तो प्रदीप लिख दे। तो आपको टिक किस में मारना है? प्रदीप में मारना है। समझ में आया? ये हुआ आपका पहला प्रश्न। ये छोटा प्रश्न है, हर तरह का प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब तरह का प्रश्न यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, उसके बाद आपको लॉन्ग मिलता है। तो वीडियो में बिल्कुल बने रहे और समझिए। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जस्ट हम अभी कुछ देर पहले बताएं कि बालकृष्ण भट्ट ही बातचीत के निबंधकार हैं।
इसका मतलब कि बाल कृष्ण भट्ट होगा। इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? तो बाल कृष्ण भट्ट होगा। तो आप बता सकते हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बाल कृष्ण भट्ट है। अब हम लोग देखते हैं आगे, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के है? तो यहाँ पे आएगा भारतेंदु युग। कौन सा हो जाएगा बच्चों? भारतेंदु युग होगा। उसके बाद कहता है 100 अजान एक सुजान, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 अजान एक सुजान उपन्यास क्या है? आपसे पूछ देगा कि 100 अजान एक, यहाँ पूछेगा कि 100 अजान एक सुजान क्या है? तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है, आपको दे देगा कविता, कहानी, पंक्ति, गद्य, पद, उपन्यास। आपको ऑब्जेक्टिव याद करना है कि 100 अजान एक सुजान क्या है? तो 100 अजान और एक सुजान यहाँ पे उपन्यास हो गया आपको बच्चों। क्या हो गया? उपन्यास हो गया। और यहाँ से पूछता है क्वेश्चन दूसरा है कि 100 अजान एक सुजान उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसके रचयिता कौन है? तो वही होगा जो हमारा चैप्टर के लिखे हैं। तो कौन लिखे हैं? बाल कृष्ण भट्ट लिखे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न पे। हमारा कम से कम 10 क्वेश्चन है और 10 प्रश्नों का उत्तर एकदम अच्छा से देखेंगे, ठीक है? अब हम लोग यहाँ से देखते हैं क्या हुआ बच्चा। अब देखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें कहता है कि राम बोला का अर्थ क्या होता है? राम बोला का अर्थ क्या होता है? समझिए, एकदम ध्यान से समझिए। यहाँ पे बोलता है कि राम बोला का अर्थ मौज मस्ती से भरी, मौज मस्ती से भरी हुई बातें, 4 से अधिक व्यक्तियों की बातचीत को ही राम बोला कहा जाता है। जैसे में आप समझिए कि अगर 2 मित्र बात कर रहे हैं, अगर 2 मित्र आपस में बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल अपने दिल की बातों को अपने सामने रखेंगे कि नहीं, इससे कोई झूठ, उससे कोई झूठ, कोई थी नहीं बोलना है। और जैसे ही 3 से 4 व्यक्ति हो जाते हैं, जैसे आप मित्र होंगे तो अगर 2 व्यक्ति बात करते होंगे तो बिल्कुल अच्छा से बात करते होंगे, और जैसे ही 3 से 4 व्यक्ति होते हैं कि वही इसका बात, उसका बात, वो ऐसा दिख रहा था, वो पेन क्यों आया था, वही सब हो गया, उसी को कहते हैं राम बोला। राम बोला का मतलब यही होता है कि राम बोला का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे समझिए, राम बोला का अर्थ होता है मौज मस्ती से भरी बातें, उसमें कोई भी दुख वाली बात नहीं होगी, सीधे एकदम जिंगलाला, एकदम अच्छा बातें हो गए। सब दोस्त मिल करके, ऐसे सोचिए कि 4-5 दोस्त मिल करके कभी दुख वाली बात करते हैं? कभी नहीं। वो हमेशा इधर उधर की ही बातें करते हैं और अच्छे बातें ही करते हैं। तो यहाँ से समझिए कि राम बोला क्या है? मौज मस्ती से भरी हुई बातें हैं। कैसी बातें हैं? तो मौज मस्ती से भरी हुई बातें हैं। 4 से अधिक व्यक्ति, कितने से अधिक व्यक्ति? 4 से अधिक व्यक्ति। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा कि राम बोला कितने व्यक्तियों के बीच में होती है? राम बोला कितने व्यक्तियों के बीच में होती है? समझ में आया? राम रमोबल यही होता है, राम बोला या तो राम रमोबल, ठीक है? राम रमोबल या तो राम रमोबल के मतलब होता है कि 4 से अधिक व्यक्ति के बीच की बातचीत को क्या कहते हैं? राम रमोबल बातचीत कहते हैं। और इसमें जो बातें होती है, किस प्रकार की बातें होती है? तो इसमें जो बातें होती है वो बिल्कुल मस्ती भरी बातें होती है। कोई दुख, कोई संकट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई उलझन वाली बातें नहीं, बिल्कुल एकदम मस्त से बात करेंगे और मस्त से जिंदगी काटेंगे। अब यहाँ पे कहता है कि बातचीत का अर्थ क्या है? सबसे अहम क्वेश्चन है आपका। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में 2 नंबर पूछ सकता है कि बातचीत से आप क्या समझते हैं, बातचीत के तात्पर्य में आपके मन में क्या परछाई बनती है। तो बातचीत क्या है हम लोग समझते हैं, ठीक है? यहाँ पे लिखा है कि बातचीत क्या है। तो बातचीत करने की एक ऐसी कला है जो यूरोप के लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। यहाँ तक समझिए, बातचीत एक ऐसा कला है जो यूरोप के लोगों में काफ़ी प्रचलित है। कहाँ के लोगों में काफ़ी प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में। आपसे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बातचीत करने का सबसे ज़्यादा प्रचलित कहाँ है? तो आपका ऑप्शन देगा यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, ऐसे 4 ऑप्शन देगा और इसमें एक रहेगा यूरोप। तो आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव मारना है? तो यूरोप मारना है। बिल्कुल ध्यान समझिए।
प्रचलित है और यूरोप के लोगों में पाया जाता है। राम जो है बातचीत का उत्तम तरीका मतलब कि सबसे अच्छा कला वो कहाँ के लोगों में पाया जाता है, तो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। अब हम लोग आगे समझते हैं कि इसमें चतुराई के साथ ऐसे प्रसंग छेड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कानों को बहुत ज़्यादा सुख मिलते हैं। इसका मतलब होता है कि देखिए, अगर आप किसी से भी बातचीत करते होंगे फ़ोन पे, आप समझ रहे होंगे कि मैं किसका बात कर रहा हूँ। आप इतने भी छोटे नहीं है, मैक्सिमम 99% बच्चे जो हैं वो रिलेशनशिप में रहते हैं और उन्हीं के आधार पर हम बता रहे हैं कि बातचीत से मतलब समझिए कि जब आप फ़ोन पे लगते हैं तो न खाने का भूख रहता है न पीने का, मतलब न खाना समझ में आता है न पीना, न पढ़ना न लिखना, सिर्फ हमको चाहिए तो बातचीत चाहिए। तो आप खुद समझ सकते हैं कि बातचीत अगर नहीं रहता तो कितना आप चिट्ठी भेजते हैं, बताइए कितना चिट्ठी भेजते कबूतर के द्वारा, वो कबूतर मार के खा जाती है आपका। समझ में आया? अगर फ़ोन का ज़माना नहीं रहता, अगर पत्र रहता, लेटर रहता पहुंचाने का, अगर आप कबूतर में बांध के भेजते हैं तो कबूतर आपका खा जाती, अगला बार आपको फिर से नया कबूतर लेना पड़ता। इसीलिए समझिए कि बातचीत का अर्थ ही होता है, बातचीत का अर्थ होता है कि आप जैसे समझिए, अगर बातचीत हमारे पास नहीं होती तो हम किसी को भी समझा पाते। अगर बातचीत का तरीका मेरे पास नहीं होता कि हम आपको समझा पाते हैं, आपको बिल्कुल भी समझा नहीं पाते। समझ में आ रहा है? यहाँ तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें कहता है कि इसमें चतुराई के साथ ऐसे प्रसंग छिड़े जाते हैं। अगर इसका मतलब होता है कि अगर आप बात करने में बोरिंग महसूस कर रहे हैं तो कभी वो अच्छा बात बोल देगा, कभी हम अच्छे बात बोल देंगे, तो कानों को सुन करके बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, उसी को कहते हैं बातचीत। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम चलते हैं आगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे, तो देखते हैं क्वेश्चन अगला। यहाँ पे कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। MVVI ऑब्जेक्टिव है बाबू, एकदम मोस्ट वेरी ऑब्जेक्टिव है, बहुत ज़्यादा पूछने जाने वाला ऑब्जेक्टिव है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान, उसका घर कहाँ है, वो कहाँ रहते थे, यही आपसे पूछेगा। कोई भी आपसे अगर नया व्यक्ति मिलता है तो क्या पूछता है कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं, यही सब न पूछता है। तो वह ये भी यही पूछेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो आपको बताना है कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? आपको तो पता होगा कि इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, तो यूपी में। यूपी मतलब कि उत्तर प्रदेश। कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश। ये समझ में आया? तो एक बार और रिपीट करते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद में है, और इलाहाबाद कहाँ है, तो यूपी में है। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट का माता का नाम क्या है, मतलब उनकी मम्मी की नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है। तो यहाँ से देखेंगे कि उनकी मम्मी का नाम था पार्वती देवी, और वो एक प्रकार के सांस्कृतिक महिलाएं थी। सांस्कृतिक का मतलब होता है कि एकदम संस्कृति प्रति जुड़े हुए थे। तो बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी था। क्या था बच्चा? पार्वती देवी थे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहला चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। और ये आप क्वेश्चन उलट करके देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक का आपको देखने के लिए अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, उनके माता एक क्या थे? संस्कृत महिला थी। क्या थी? तो संस्कृत महिला थी। अब हम लोग देखते हैं कि बाल कृष्ण भट्ट का पिता का नाम क्या था। पहले हम लोग देखें कि उनके माता का नाम क्या था। तो माता के नाम था पार्वती देवी, और वो एक सांस्कृतिक महिला थे। उसके बाद देखें कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब उसके बाद हम देखेंगे उसके पिता का नाम क्या है, तो बेनी प्रसाद भट्ट थे। क्या थे? तो बाल कृष्ण भट्ट का पिता का नाम क्या है, तो बेनी प्रसाद भट्ट। समझ में आया? भट्ट से याद रखेगा बाल कृष्ण भट्ट और बेनी प्रसाद भट्ट। और उनके पिताजी एक पेशे से क्या थे, तो पेशे से एक व्यापारी थे। आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि बाल कृष्ण भट्ट जी के पिताजी बेनी प्रसाद भट्ट वो एक प्रकार के क्या थे, पेशे से क्या थे वो, तो वो पेशे से थे क्या, आपको तुरंत बताना है कि पेशे से एक व्यापारी थे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ है तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि
हिंदी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आसानी से नंबर प्रदान कर देगा। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कुछ नहीं, बस आपको लिखना है और उसका नंबर प्राप्त करना है। दिमाग तो बिल्कुल खर्चा ही नहीं करना है। और जैसे कि मैथ में हो गया तो इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इन्वर्स हो गया, मैट्रिक हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, वेक्टर हो गया, ग्राफ हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, 3D हो गया, ये सब पढ़िएगा तब आपको 100 नंबर मिलेगा। और इसमें क्या है, संज्ञा है, समास है, संधि है, कारक है, उपसर्ग है, प्रत्यय है और व्याकरण के यही सब छोटी छोटी बातें, और ये क्वेश्चन आंसर है जिससे आपको 100 नंबर मिल जाता है। समझ में आया? तो मैथ जितना आप पढ़ते हैं अगर उससे आधा मेहनत भी लगा देते हैं इसमें तो 90+ आपका नंबर लिख दिया है। 90+ आपको कोई नहीं रोकेगा। समझ में आया? तब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, इसके बाद कहता है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है तो हम आपको आगे बताएंगे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। बिल्कुल एकदम रुक के रहिए, थम के रहिए। बस 1 घंटा या 45 मिनट का वीडियो है और उसमें हम आपको इतना चीज़ सिखा देंगे कि आप समझ नहीं पाइए कितना हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में अधिक प्रचलित है तो हम आपको बताए थे कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक प्रकार की बातचीत करने की अच्छा तरीका होता है, अच्छा शैली होता है। तो बातचीत करने का सबसे ज़्यादा कहाँ प्रचलित था तो यूरोप में प्रचलित था। कहाँ प्रचलित था? यूरोप में। तो आपको आंसर मिल गया, यूरोप के लोगों में। उसके बाद कहता है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण क्या बताना चाहते थे तो वो बताना चाहते थे बातचीत की शैली। क्या बताना चाहते थे बच्चों? तो वो बातचीत की शैली बताना चाहते थे। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। तो आपको बताना है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। हम पीछे बताए हैं, फिर से बताइए कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है। तो वो हो गया इलाहाबाद, यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश। देखिए, इलाहाबाद हो गया और यहाँ हो गया उत्तर प्रदेश। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे महत्वपूर्ण, इस चैप्टर का सबसे एमबीबीआई प्रश्न कहा जाता है इसको। ये हर साल तो नहीं पर 1-2 साल बीच करके हमेशा पूछा जाता है। शायद इस बार आपके नसीब में ये क्वेश्चन मिल जाए, इसलिए इसको छोड़ना नहीं है। समझिए, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। इसका मतलब होता है कि अगर हम बोलते नहीं, एक दूसरे से मुंह जवानी नहीं बोलते तो क्या होता। बता, सोचिए आप। अगर हम बोलना नहीं जानते, एक छोटा बच्चा को देखे हैं, बच्चा को, जानवर को देखिए, जानवर तो हमसे बातचीत नहीं करता है। तो अगर वो बातचीत करता तो जब उसको भूख लगता हमसे कुछ मांग करके खा लेता, उसको कुछ भूख लगता तो हमसे मांग के खा लेता। आपके घर या परिवार में या कहीं भी आस पड़ोस छोटा बच्चा है, उसको भूख लगता है तो वो सिर्फ रोता है, ये नहीं बोलता है कि हमको खाना चाहिए। अगर वो नहीं रोवे तो उसको भूखे ही रख दिया जाएगा, लेकिन कोई उसको नहीं, उसके फीलिंग्स को कोई पहचानेगा कि उसको भूख लगा है, क्या लगा है। वो रोता है तभी उसको पता चलता है। और हम इतने बड़े हो जाएंगे तो हमेशा तो रो नहीं सकते हैं। तो बताइए, और कितना हम लोग लिख कर बता सकते हैं। जितना हम आपको बोलते हैं उतना लिखने में हमको सुबह से शाम हो जाएगा। इसलिए अब देखते हैं कि वाक शक्ति हमारे पास ना होती तो क्या होता। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती, कहता है कि अगर हम में बोलने की कला नहीं होती, अगर हम नहीं बोलते तो क्या होता। यह समस्त सृष्टि का मतलब होता पूरा ब्रह्मांड, पूरा धरती, पूरा पृथ्वी, ये समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। बात बिल्कुल सही है। अगर हम बोलते नहीं तो गूंगे होते। जो आपके आस पड़ोस कोई नहीं बोलता उसको गूंगा गूंगा बोलता होगा कि गूंग है, गूंग है, गूंग है। समझ में आया? उसी तरह से सभी लोग चुपचाप बैठे रहते। बात तो सही, अगर हम बोलते भी नहीं तो क्या करते, चुपचाप ऐसे करके अब बैठल रहते, अगला का इंतजार करते, उसको लिख करके बताते कि हाँ फलाना के इतना रुपया बाकी है, हमारा इतना पैसा बाकी है, हमको मैथ बनाना है, ये बनाना है। हम बोलते, अगर ये समझिए, अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती थी, जो ऑनलाइन क्लास है, ये जो यूट्यूब वाला क्लास है वो कभी चल पाता। हम यहाँ से चुपचाप ऐसे लिख देते, आप सिर्फ पढ़ लेते। आपको ये हिंदी है तो आपको समझ में आ जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वो लोग आप लिख करके भी दे देंगे। तो अगर एक क्वेश्चन इंटीग्रेशन का अगर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके दे देंगे आपको, उसके बावजूद भी आपको समझ में आने वाली बात नहीं है। इसलिए अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता, समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती और हम चुपचाप एक जाके कोने में बैठे रहते। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं आगे। हम जो बोलकर सुख दुख का
अगर किसी को परेशानी होती है, यहाँ पे लिखा है जो हम बोलते हैं, कहता है कि जो हम बोलकर सुख और दुख, इसका मतलब होता है कि अगर मुझे पीड़ा होती है, दर्द होता है, कुछ भी होता है तो घर पे बोलते हैं। अगर नहीं रहता तो सिर्फ दिखाते कि देखा मैं यहाँ पे कटा हुआ है, बस यही दिखाते। सुख दुख का अनुभव भी नहीं कर पाते, सुख दुख को भी नहीं एक दूसरे से बांट सकते थे। बताइए, वीडियो कॉल अब न चला है, वीडियो कॉल पर बात करते थे, देखिए यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया, ऐसे करते हैं। और लेकिन अगर वीडियो कॉल नहीं रहता तब फ़ोने पर ना पहले बातचीत होता था जी, कि वीडियो कॉल अगर नहीं रहता तो सिर्फ फ़ोन पर, अगर हमें बोलना भी नहीं आता तो वीडियो कॉल भी कोई काम का चीज़ नहीं है। समझ में आया? चेहरा दिखाने से इमोशंस का पता नहीं चलता है जब तक बातचीत अच्छे से ना हो। समझ में आया? अब हम लोग यहाँ देखते हैं दुख का अनुभव। यहाँ पे लिखा है कि अगर हम जो बोलकर सुख और दुख का अनुभव करते हैं, वाक शक्ति ना होने के कारण हम वो भी नहीं कर पाते। सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ समझिए कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती, अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो समस्त सृष्टि कैसी प्रतीत होती? तो गूंगी प्रतीत होती। आपको ऑब्जेक्टिव एगो आएगा कि अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होगी तो समस्त सृष्टि कैसा प्रतीत होगा? तो कैसा होगा बच्चों? तो गूंगी प्रतीत होगा। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, अगर बोलकर ही हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, और अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती तो सुख दुख का अनुभव भी नहीं कर। चलिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, देखिए आगे क्या है। अगला जो क्वेश्चन कहता है, अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि बातचीत के संबंध में, आप समझिए क्वेश्चन को एकदम अच्छा से। ये प्रश्न हमेशा 5 नंबर में पूछे जाते हैं बच्चों। 5 नंबर का प्रश्न हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको एकदम ध्यानपूर्वक एकदम गौर से सुनिए। इसमें कहता है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन, यहाँ पे एक नाम आया है वेन जॉनसन। अब इनके बारे में इनका क्या कहना है, क्या कहना चाहते हैं, बातचीत के संबंध में इनका क्या तात्पर्य है, ये आपको इसमें देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पे कहते हैं कि एडिसन, इसमें 2 नाम आपको याद रखना है। पहला नाम है कि वेन जॉनसन और दूसरा नाम है एडिसन। याद बोलिए, पहला नाम है वेन जॉनसन और दूसरा नाम है एडिसन। इनका कहते हैं कि इनके क्या विचार हैं। इस क्वेश्चन का मतलब है कि वेन जॉनसन, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन तथा एडिसन के क्या विचार है वो हमको बताइए। तो कैसे है आपको बताते, देखिए बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन, यहाँ पे एक शब्द का नाम है वेन जॉनसन, एक व्यक्ति है जिसका नाम है वेन जॉनसन का राय है कि बोलने से ही, क्या है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार, बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। देखिए, इनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है तभी उसके अच्छाई और बुराई का पता चलता है। कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा कपड़ा पहन करके यहाँ पे खड़ी ऐसे है, मान करके चलिए हम ऐसे चुपचाप ऐसे खड़ी हो गए, आप मेरे बारे में बता दीजिए कि हम कैसे हैं, मेरा बोलने चालने का तरीका क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, आप कुछ नहीं बता सकते हैं। मात्र बता सकते हैं तो मेरा बाहर जो हम पहने आउटफिट, जो हमको बता सकते हैं कि हम ब्लैक कलर का शर्ट पहने हैं, कैप पहने हुए, कैप पेन है, जीन्स है, फुल पैंट है, बस। लेकिन मेरा स्वभाव आप नहीं बता सकते हैं। स्वभाव तभी बताएंगे जब हमसे दोस्ती रखेंगे, ताकि हमारे मुंह से 2 शब्द सुनेंगे कि मेरे विचार दूसरों के प्रति कैसा है, तभी यही वो बोलते हैं कि वेन जॉनसन का कहना है कि मनुष्य जब बोलता है तभी मनुष्य के सही रूप का पता चलता है, या मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। समझ में आया प्रश्न? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बोलते हैं कि मनुष्य के सही रूप का पता चलता है। अगर मनुष्य चुपचाप रहे, अगर मनुष्य कुछ नहीं करे, चुपचाप ऐसे खड़ा रहे, तो उसके बाद क्या है? उसके बाद कहता है तो उसके गुण तथा अवगुण का पता नहीं चल पाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। ये कहते हैं कि अगर मनुष्य बोलता है तभी इसका गुण तथा अवगुण का पता चलता है, और बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। आपसे 1 नंबर एकदम VVI ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बताइए कि इनका कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है वेन जॉनसन। क्या बताना है? आपको बताना है कि वेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार या मनुष्य के रूप के सही पता चलता है। अगला जो कहता है, अब एडिसन के बारे में सुनते हैं। अब एडिसन भैया क्या बोलते हैं इनके बारे में देखिए। अब यहाँ पे एडिसन है, एडिसन का क्या नाम है, एडिसन क्या कहते हैं? एडिसन का राय
यही है ना, एडिसन कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। ये बिल्कुल ही अच्छी बात कहते हैं। इनका कहना है कि जो असल बातचीत है, मतलब कि कोई टाइम पास वाली बात नहीं, एकदम दिल खोल करके बात करना, वो कितने व्यक्तियों के बीच में हो सकती है? तो मात्र दो व्यक्ति के बीच में हो सकती है। तो आपसे यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच में हो सकता है? 2, 3, 4, 5। आप कमेंट करके जल्दी बताइए। 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन में क्या है? 2 है। तो ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। अब कहते हैं कि जिसका तात्पर्य हुआ कि वो एक दूसरे से का नाम है उनका कि एक दूसरे से दिल खोल के बात कर सकते हैं। यहाँ बोल नहीं बाबू, खोल होगा, यहाँ पे होगा खोल। बोलते हैं कि अगर मनुष्य का असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच में हो सकता है तथा वो दोनों व्यक्ति अगर बात करते हैं तो दिल खोल करके बात करते हैं। तुम हमसे पूरा सच्चाई बता दो, हम तुम्हें अपना पूरा सच्चाई बता देते हैं, यही कहनाम होता है। ठीक है, उनके बाद कहते हैं कि अगर वहाँ कोई तीसरा व्यक्ति आता है तो फिर वो बात खुल कर नहीं हो पाती है। जैसे में दो मित्र आपस में बात करते हैं तो एकदम पूरा अच्छा से बात करते हैं, एकदम जिगरी बन के बात करते हैं। जैसे ही कोई तीसरा पर्सन आता है तो टॉपिक बदल देते हैं कि नहीं हम कुछ और बतिया रहे थे, उसके बारे में बताओ, उसके बारे में। और जब दो व्यक्ति बात करते हैं, जब यहाँ पे एक व्यक्ति है और यहाँ पे भी दूसरा व्यक्ति है, तो यहाँ पे अगर दोनों बातचीत कर रहे हैं तो एकदम दिल खोल करके बात करेंगे, कुछ भी शिकायत हो, कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे। और जैसे ही तीसरा व्यक्ति आता है, थर्ड पर्सन जैसे ही आ गया, समझिए कि वो बात को बदल देंगे, वो किसी और के बारे में बातचीत करना शुरू कर देंगे। ऐसा ही हो कि अगर हम दोनों दोस्त किसी दूसरे के बारे में बतिया रहे हैं और वही व्यक्ति पहुंच गया, तो हमको बात तो बदलना पड़ेगा ना। अगर बात नहीं बदलेगा तो बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, उस सबसे मारा पीटी बिना मतलब के। तो हमारा इसे कैसे बोल सकता है? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये मानसिकता समझिए कि अगर हम लोग दो मित्र किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं और वही तीसरा यहाँ पे पहुँच जाए, तो बताइए हमको बात बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? एकदम बदलना पड़ेगा। और जब दो व्यक्ति बात करते हैं तो दिल खोल करके बात करते हैं, इसमें कोई कंजूसाई नहीं है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा, नोट्स करना होगा, वो नोट्स लिख के जितने लिख के याद कीजिएगा उतने जल्दी याद होगा। यहाँ कहता है कि देखिए आ गया मेन टॉपिक हमारा, ये है 2 नंबर का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इस चैप्टर का सबसे हीरो क्वेश्चन, एकदम हीरो कहा जाता है, हीरो। कहता कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं, इसे क्या तात्पर्य है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन देखिए, यह बात करने की एक ऐसी कला होती है। कैसी कला होती है? तो आगे समझिए, यह बात करने की एक ऐसी कला होती है जिसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ प्रसंग, ये पहले ही हम आपको बता दें, चतुराई का मतलब होता है कुछ अच्छी बात बोलना, मीठ बोलना। जैसे आप लोग कैसे कांटेक्ट में बात करते हैं रात भर, वैसे ही वही होता है प्रसंग छेड़ना। अगर अपन पापा से कभी बात करके देखिएगा, 10 मिनट से बेसी आप नहीं बात कर पाइएगा फोन से। वही अगर किसी, समझ रहे हैं ना, अगर किसी रात में अगर बात करना रहे किसी से, समझ रहे हो, हम मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं, हंसिए मत, समझ रहे हैं, हमको पता है। उस सबसे 4-4 घंटा 5-5 घंटा पढ़ाई छोड़ के बात होता है, करते हो आप लोग, सब बात करते हो, हमको पता है। और जो नहीं बात करते हैं उन्हीं का रिजल्ट निश्चित है, और जो वो सब में रह गए लाल फिर हरियर में, तो चक्कर पकड़ करते रह जाइएगा। ठीक है, इसलिए वो सब कुछ पीछा छोड़िए, और जब बातचीत ही करना है तो दोस्तों से कर लीजिए, माता पिता से कीजिए, बहन से कीजिए, अपने परिवार से कीजिए, और किससे बात करना है, टीचर से बात कीजिए। समझ में आया? ये सबसे बात कीजिए। तो वो सब के क्या चक्कर में पड़े हो, वो सब कभी काम नहीं देगा तुमको, वो सब कभी काम आने वाली नहीं है। आपको पढ़ाई ही है जो हमेशा काम में आएगा, इसलिए वो सब छोड़िए और पढ़ाई को ही अपना जरिया बनाइए। समझ में आया? अगर ये डूबा भी ना तो आपको आबाद करके डूबेगा, ऐसा बात नहीं है। अब आगे देखिए, प्रसंग मतलब समझ में आया, जो मीठी बोल, अच्छा बात करना, वही होता है प्रसंग छेड़ना। ठीक है, जोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। बात तो सही है, आप लोग रतिया में भुनुर करते हैं तो अच्छा तो लगता होगा, बहुत अच्छा लगता होगा, इतना अच्छा लगता होगा कि इसी से रात दिन पूरा दिन बतियाइत रहे, खाना पीना छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ बातचीत करते रह जाए। तो वो बातचीत करने से पेट नहीं भरेगा बाबू, और बातचीत करने से इनकम नहीं होगा। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है,
अब देखिए सुख मिलता है, क्या मिलता है? सुख मिलता है। आगे देखिए, यह कला यूरोप के लोगों में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में पाई जाती है बच्चा? तो पाई जाती है यूरोप के लोगों में। यहाँ पे देखिए लिखा है, कहाँ गया? यहाँ है यूरोप के लोगों में। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक पाई जाती है, तो आपको बताना है यूरोप के लोगों में। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। देखिए ये हो गया सब्जेक्टिव, और हम ऑब्जेक्टिव इसका करवाएंगे, अवश्य करवाएंगे। एक भी प्रश्न छूटने नहीं देंगे, टॉपिक बाय टॉपिक सबको पढ़ाएंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन सबको पढ़ाएंगे। और आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। प्रश्न देखिए, इसमें कहा है कि मनुष्य के बातचीत का, समझिएगा एकदम आसानी प्रश्न है। इसमें कहता है कि मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। देखिए उत्तम तरीका का मतलब होता है कि बातचीत सबसे अच्छा कैसे हो सकता है, किस स्थिति में सबसे अच्छा बातचीत हो सकता है। क्या एक व्यक्ति से, क्या दो व्यक्ति से, कि चार व्यक्ति से, या पूरे समाज से, कब हो सकता है सबसे अच्छी बात। तो देखिए इसमें कहता है इसके द्वारा वह कैसे अपने बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है, वह कैसे अपने द्वारा सार्थक कुछ है स्वार्थानवीन संसार का रचना कर सकता है। वो अपने बात से कैसे एक ऐसा संसार का रचना करेगा जिससे वो उसमें एकदम जो सोचे सिर्फ उसी का रहे और किसी का वो सब ना रहे। जैसे में देखिए मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्म वार्तालाप है। आत्म वार्तालाप का मतलब होता है खुद से बात करना। कभी कभी आप देखे होंगे कि आप कभी कभी एकदम अकेले में हो जाते होंगे, तो आप खुद से बात करते हैं कि नहीं आज मैथ पढ़ना है, कल फिजिक्स पढ़ना है, वो हमसे आगे पढ़ रहा है, कल हमसे पीछे पढ़ रहा है, हम उसको कल पिछुआ देंगे, हमको आज पढ़ना है कल नहीं पढ़ना है, आज मैथ पढ़ लेंगे तो कल फिजिक्स याद कर लेंगे। ये होता है खुद से बात करना। इसी को कहते हैं कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका या सबसे अच्छा तरीका है जो सिर्फ अपने से बात किया जाता है, सिर्फ अपने आप से बात करना, वो उत्तम तरीका सबसे कहलाता है। समझ में आया? जैसे में देखिए मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। यहाँ पे लिखा है कि वह अपने आप से बात कर लिया करे, खुद से बात किया करे, किसी दूसरे से बात ना करे, सिर्फ अपने आप से बात करे। अगर वो अकेले है तो सिर्फ अपने से बात करे, ना कि फोन लगा दिए बोले कि हाँ कहाँ हो, इधर हो उधर हो, वो सब नहीं, सिर्फ अपने से बात करना। आत्म वार्तालाप इसलिए जरूरी है ताकि क्रोध का मतलब होता है गुस्सा, खुद से बात करना इसलिए जरूरी है। कभी कभी देखिए आप किसी इंसान पर गुस्सा हो जाते होंगे तो खुद को समझाते होंगे कि नहीं अगर उसको हम मार दिए, अगर वो कंप्लेन कर दिया, थाना पुलिस कचहरी सब हो गया तो उसमें दिक्कत है, बिना मतलब के कैरियर खराब हो जाएगा। ये किसी दूसरे से बोलते हैं, नहीं खुद से बात किया कीजिए, खुद से बात किया जाता है। ठीक है, नियंत्रण पाया जाता है, मतलब क्रोध पर नियंत्रण पाया जाता है जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुंचे, जिससे दूसरों को कष्ट बिल्कुल नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमारे भीतर की मनोवृत्ति नए रंग दिखाई करती है। हमारा जो अंदर है वो हमारा जो मन है वो नया नया बातों को सोचता है। कभी भी आपका मन ये नहीं कहेगा कि आज हम 8 घंटा पढ़ेंगे, कभी नहीं कहेगा कि 8 घंटा पढ़ेंगे। हमारा जो मन है वो चंचल होता है, स्थिर नहीं होता है। वो कभी चाहे भी नहीं करेगा कि एक रूम में हम लोग 8 घंटा बैठ के पढ़ पाए, बिल्कुल नहीं कहेगा। वो कहेगा कि चल कहीं खेल लें, कोई दोस्त फोन कर दिया तो उसके साथ चल गए, कोई यानी पार्टी में चल गए, बर्थडे में चल गए। ऐसे होता है, मन इतना चंचल होता है कि आप सोचिए ही मत। इसमें कहता है रंग दिखाई देता है, वह हमेशा बदलती रहती है। सही बात है, मन हमेशा बदलती रहती है। आप पढ़ने के लिए बैठिए, 2 मिनट के बाद मैसेज आ गया, क्या कल पढ़ लेंगे, आज कुछ पढ़ना है कल पढ़ लेते हैं। पढ़ना तो कल ही है, लेकिन बतिया थोड़ी ना कल हो जाएगा। यही आपके दिमाग में मानसिक संतुलन होता है बाबू, समझ में आया? यहाँ पे इंसान को चाहिए कि वो अपने सोचिए जिह्वा पर काबू कर तथा मधुर वाणी बोल सके। कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि अपने जबान पर कंट्रोल कर सके और मधुर मतलब कि अच्छा बात बोल सके, किसी को गाली गलौज ना कर सके, जिससे बोले बड़े को आप और छोटे को प्रेम से बोलना चाहिए। यही होता है संस्कार बाबू। आप क्लास 10th में 16 संस्कार पढ़े होंगे, उसमें बताया गया होगा, नीति श्लोका में आपको बताया गया होगा, समझ में आया? उसके बाद कहते हैं को चाहिए वो अपने जीवा पर काबू कर सके तथा वाणी को दूसरे
को प्रसन्न कर सके, वो ऐसा बात बोले ताकि दूसरे उससे प्रसन्न हो। ये ना कि आप ऐसा बोल दीजिए उसको ना कि तुम आपका बात सुन करके वो आपको गाली देने लगे, आपको कहे कि चलो मिलो अकेले हम तुमको बताते हैं, वो सब नहीं। एकदम अच्छा अच्छा बात बोलिए जिससे बड़े सुन करके कहे कि नहीं इसके माता पिता संस्कार इसको अच्छा दिए हैं। ये नहीं कहे कि काल किस्म के परवरिश है, ये सब कभी भी सुनने के लिए नहीं मिले। अच्छी बात है। ऐसा करने से किसी से ना तो कटुता रहेगी और ना ही किसी से बैर। मतलब अगर आप ऐसे करते हैं, अगर आप सबसे अच्छे से बात करते हैं, प्रेम से बात करते हैं, ना आपसे किसी का दुश्मनी होगा और ना ही किसी का बैर होगा। दुश्मनी बैर का मतलब अगर आप किसी को गाली देते हैं, आजकल का जो लड़ाई झगड़ा होता है बाबू छोटे छोटे बच्चों में, एक तो लड़ता है और साथ ही कहता है कि चलो हमारे गैंग है। अकेले खुद के दम पर लड़ाई झगड़ा आजकल कोई नहीं करता है। अगर आप उसको से बरियार है फिर भी उससे मत लड़िए, क्योंकि उसके पीछे कार्य कितना सारा लड़कन है पढ़ल, सब उसका कमिटी है, ग्रुप है, और वो ग्रुप मिल करके आपको समझ रहे हैं ना। इसीलिए आप लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल ही दूर रहिए। आजकल का लड़ाई छोटा से लड़ाई हो जाता है बड़ों से, और बड़ों से पुलिस थाना गार्जियन सब लोग पहुंच जाता है। इसलिए लड़ाई झगड़ा छोड़ ही दीजिए, समझ में। ऐसा करना देखिए इससे दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। सही बात है, यही बातचीत का उत्तम तरीका होता है। देखिए बातचीत का उत्तम तरीका हम आपको एकदम साफ साफ शब्दों में समझाते हैं। इसमें कहा गया है कि बातचीत का उत्तम तरीका अवाक होकर के। अवाक का मतलब होता है खुद से बात करना, अपने मन से बात करना। समझ में आया? खुद से बात करना ही क्या कहलाता है? अवाक होकर के बात कहलाता है। इसमें कहता है आर्ता क्रोध, मतलब खुद पर क्रोध भी काबू किया जाए तो अच्छी बात है। गुस्सा में कोई भी निर्णय ना ले बच्चा, बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी निर्णय लीजिएगा, कोई भी फैसला कीजिएगा तो गुस्सा में किया गया फैसला हमेशा ही गलत रहता है। इसलिए कोई भी फैसला गुस्सा में नहीं करें। अगर आपको डिफिनेशन समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। एक बार आप यहाँ से यहाँ तक के पढ़ करके देखिएगा, आपको अवश्य समझ में आ जाएगा एकदम 100%। हम ये सब प्रश्न ऐसे ऐसे जगह से खोज कर एकदम हल्का से हल्का शब्द में इसको लिखने का प्रयास किए हैं, ताकि एकदम से आपको समझ में आना है तो आना है। अब हम लोग चलते ही देखिए थोड़ा सा लास्ट में थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बच गया है। ऑब्जेक्टिव इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव कराएंगे, पार्ट 2 निकलेगा ऑब्जेक्टिव। ये सब्जेक्टिव का सेक्शन था और हम चले गए ऑब्जेक्टिव के लिए। ये सब्जेक्टिव था, अगला रहेगा ऑब्जेक्टिव। आपको बिल्कुल 50 प्रश्न करवाएंगे। सोचिए कि एक चैप्टर से 50 प्रश्न हो जाएगा। अगर आप 50 को एक बार पढ़ लीजिएगा तो कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अगला वीडियो जो हमारा रहेगा वो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के लिए रहेगा। और हम दावा के साथ कहते हैं 100% एकदम गारंटी दे रहे हैं, एकदम 100% गारंटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 100% पर ही चलता है। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता 100% पर चलता है। किसी भी प्रायिकता का होता है 100%। ठीक है, तो 100% बता रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव आना है तो आना है, बस आपको याद नहीं, बस एक बार देखना है। ठीक है, हम ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव को लाएंगे। इसमें कहता है किसने कहा कि असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। अभी हम आपको बताए थे कि किसने कहा था कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच में हो सकता है। तीसरा अगर आता है तो दिल खोल करके बात नहीं हो पाता है। तो आप बताइए किसने कहा था? तो वो का नाम था एडिसन साहब का। किसका का नाम था? एडिसन का नाम था, एडिसन का। समझ में आया? ये कहें कि कहना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर अगला प्रश्न है, ये प्रश्न कहता है किसने कहा कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, एकदम 100% बता सकते हैं। किसने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होगा? अगर नहीं बोलेगा तो उसका गुण तथा अवगुण का पता नहीं चलेगा। तो ये बोले थे हमारे वेन जॉनसन साहब। कौन बोले थे? तो ये बोले थे वेन जॉनसन साहब। इनका नाम है कि बोलने से ही रूप का सही का पता चलता है। तो चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास टुमारो का मतलब अगला वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। और हम ऐसे ही 12th और 10th का हर एक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तथा आपको पता होगा कि इस चैनल पर मैथ का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनवर्स, डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स, ग्राफ और साथ में क्या हो गया वेक्टर, सब कुछ चल रहा है। इंटीग्रेशन खत्म हो गया है, डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है, इंटीग्रेशन चल रहा है, डिफरेंशिएशन मैट्रिक्स खत्म हो गया है और डीसी खत्म हो गया। साथ में अभी प्रोबेबिलिटी बाकी है, वेक्टर बाकी है। तो आप लोग अगर मैं क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल पर बिल्कुल बने रहें और हम आपको बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।